जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हम लोग जो है कोशिका का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जो है कोशिका के खोजकर्ता कौन थे, जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, और सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था। उसके अगली क्लास में हम लोगों ने जो है कोशिकाओं के प्रकार के बारे में जाना था कि कोशिका जो है दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका। दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में जाना था, ठीक है। और जिसने अगर इन क्लासों को नहीं देखा है तो पहले वो पीछे जाकर के प्लेलिस्ट में जो है इन दो क्लासों को जो है देख लें, कोशिका और कोशिका के प्रकार पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें, तो उनको आगे जो है ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है कोशिका की संरचना के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, ये हमने एक कोशिका जो है बनाई है, ठीक है, और इसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है ये कोशिका झिल्ली है, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो है एक कोशिका के अंदर जो है जो भी संरचनाएं या जो संरचनाएं जो है मिलकर के कोशिका का निर्माण करती हैं, उन्हीं संरचनाओं को हम लोग जो है कोशिकांग कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जो है कोशिका में जो है क्या होती हैं, पाई जाती हैं। जो इस साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर जो एक तरल भरा रहता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसी में क्या होती है, ये सभी संरचनाएं क्या है जो है उपस्थित होती है, ठीक है। तो इनको हम लोग कहते हैं कोशिकांग। तो ये तमाम प्रकार की संरचनाएं जो है इन कोशिकाओं के अंदर जो है कोशिका द्रव्य में उपस्थित होती है। जैसे हम लोग देखें, कोशिका भित्ति सेल वॉल, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, केंद्रक न्यूक्लियस, अंतः प्रदव्य जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कुछ शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, गोल्जी काय गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका या जो है रसधानी जिसे वैक्यूल्स कहा जाता है, और लवक या प्लास्टिक, ठीक है। इनमें से जो है कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जो प्लांट सेल में ही पाई जाती हैं केवल, और कुछ संरचनाएं जो है क्या होती हैं वो जो है आपके एनिमल सेल में पाई जाती है। इसको हम लोग जो है प्लांट और एनिमल सेल में देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये सभी जो है कोशिका जो संरचनाएं हैं, ये सभी संरचनाएं मिलकर के जो है एक कोशिका की संरचना करती हैं, एक कोशिका को बनाती हैं। इसीलिए इन संरचनाओं को जो है कोशिकांग के नाम से, सेल ऑर्गन्स के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें हम लोग जो है कोशिकांग कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कोशिका के मूल घटक, मेन कंपोनेंट जो है प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कोशिका के 3 घटक जो है होते हैं, 3 प्रमुख घटक होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म और केंद्रक, ठीक है। तो ये जो है 3 क्या है, ये कोशिका के मूल घटक कहे जाते हैं, मेन कंपोनेंट कहे जाते हैं, ठीक है। ये 3 संरचनाएं एक कोशिका में अवश्य ही दिखाई देती हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक है। अगर हम यूकैरियोटिक को छोड़ दें, अगर प्रोकैरियोटिक को छोड़ दें, जिसमें जो है जो न्यूक्लियस होता है वो जो है न्यूक्लियस का अभाव होता है या उसमें जो है वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। तो काय जो है ये 3 संरचनाएं जो है एक सेल में अवश्य उपस्थित होती है, इसलिए इसको जो है इन तीनों को कोशिका का मूल घटक या मेन कंपोनेंट कहा जाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है एक एक करके इन सभी संरचनाओं के बारे में जो है क्या करते हैं, जो है जानकारी लेते हैं, ठीक है। आइए हम लोग जो है कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पहली सेल ऑर्गन्स है वो है कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो जो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन है, ये जो है कोशिका को चारों ओर से जो है एक घेरी हुई लेयर होती है, ठीक है। और इसी के अंदर जो है साइटोप्लाज्म नामक द्रव्य भरा रहता है, कोशिका द्रव्य जिसे हम लोग कहते हैं, एक फ्लूइड भरा रहता है। ये अंदर की तरफ जो है इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये जो है ये जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है, इसे जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा प्लाज्मा लेमा भी कोशिका झिल्ली को ही कहा जाता है। अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली की, तो जीव जगत की जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी कोशिकाएं जो भी होती है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, उन सभी प्रकार की कोशिकाओं में जो है कोशिका झिल्ली अवश्य पाई जाती है, ठीक है। तो ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में जो है पाई जाती है, चाहे वो आपकी जंतु कोशिका हो या आपकी वो पादप कोशिका हो या आपकी कवक हो, शैवाल हो, जीवाणु कोशिका हो, किसी भी प्रकार की कोशिका है उसमें जो है कोशिका झिल्ली ये पाई ही जाती है, ठीक है।
अगर हम देखें तो जंतु कोशिका की ये जो है सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। जो जंतु कोशिका होती है एनिमल सेल्स है, ठीक है। तो एनिमल सेल्स में सबसे आउटर लेयर कौन सी है, मोस्ट आउटर लेयर जो है वो है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहां पर जो है जो पादप है, कवक है, शैवाल है और जीवाणु है, ठीक है। जंतु को छोड़कर, जंतु कोशिका को छोड़कर पादप, कवक, शैवाल और बैक्टीरिया, इन सभी में जो है जो सेल मेम्ब्रेन है ये जो है दूसरी सबसे बाहरी परत होती है। जंतु कोशिका की तो सबसे बाहरी परत है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, लेकिन पादप, कवक, शैवाल, जीवाणु, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, ठीक है, इन सब में जो है और प्लांट, इन सब में जो है जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, ये जो है दूसरी सबसे बाहरी परत है, ठीक है। क्योंकि इनमें जो है इनकी सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी जो परत है वो है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है पादप, कवक, शैवाल और जीवाणुओं में जो है क्या है, ये जो है दूसरी सबसे बाहरी परत है, क्योंकि इनमें सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, कोशिका भित्ति। मतलब अगर हम देखें ये अभी हमारा एनिमल सेल थी, अगर कोई प्लांट सेल हो या कोई फंजाई सेल हो तो उसके ऊपर क्या होगी, एक लेयर और होगी, ठीक है, एक लेयर यहां पर और होगी जिसे हम लोग कहेंगे सेल वॉल या कोशिका भित्ति, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो है इनमें सबसे बाहरी परत पादप, कवक, शैवाल, जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु की सबसे जो जंतु कोशिका है उसकी सबसे बाहरी परत कौन सी है, वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब हम देखें ये जो हमारी कोशिका झिल्ली है ये जो है लिपिड की बनी होती है, और इसमें जो लिपिड होता है वो कौन सा होता है, फास्फोलिपिड होता है, ठीक है। तो ये लिपिड या हम कह सकते हैं फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह जीवित होती है और लचीली, फ्लेक्सिबल होती है। तो लिविंग और फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये जीवित और लचीली होती है, इसीलिए कई सारे एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो जो है इसी के माध्यम से, इसी सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो है बाहरी पर्यावरण से, ठीक है, अपना भोजन व अन्य पदार्थ जो है क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इस क्रिया को कहा जाता है, वह क्रिया जिसके द्वारा कोई एक कोशिकीय जीव अपनी सेल मेम्ब्रेन या अपनी कोशिका के माध्यम से ही क्या करे, बाहरी पर्यावरण से जो है भोजन या अन्य पदार्थ को ग्रहण करे, उस क्रिया को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें जो है जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं अमीबा, ठीक है, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है और ये जो है प्रोटोजोआ संघ का जो है जीव है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है और ये जो है अपनी बाहरी जो त्वचा है इसकी जो है जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के माध्यम से क्या करता है, जो है भोजन को ग्रहण करता है। और इसकी जो है विशेषता होती है कि अपनी जो है ये अपनी पूरी शरीर की जो त्वचा है, एक कोशिका का तो बना ही होता है, तो इसकी जो पूरी सेल होती है, इस सेल के जो है किसी भी भाग से, सेल का जो कोशिका झिल्ली वाला भाग है उसके किसी भी भाग से क्या कर सकता है, भोजन ग्रहण कर सकता है। ये मान लिया एक जो है हमारी कोशिका है, एक अमीबा है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव। तो ये जो है इस तरफ से भी, इस तरफ से या इस तरफ से या इस तरफ से कहीं से भी भोजन आ रहा हो तो उसको कहीं से भी जो है अपनी सेल मेम्ब्रेन को, ये कैसी लचीली होती है तो उसको फोल्ड करेगा और फोल्ड करके क्या करेगा, उसको अपने अंदर जो है ले लेगा, ठीक है। तो इसी क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो और अमीबा में खास बात क्या होती है कि अपने पूरे शरीर की त्वचा द्वारा क्या कर सकता है, भोजन ग्रहण कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा भी गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जैसे प्रीवियस ईयर का अगर हम ग्रुप डी का क्वेश्चन देखें तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जीव जो है अपनी पूरे शरीर की पूरी त्वचा द्वारा भोजन ग्रहण कर सकता है, तो अमीबा, ठीक है। अगर हम देखें तो ये क्या है, शरीर की पूरी त्वचा द्वारा
भोजन ग्रहण कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ देखें और भी जीव है एक कोश के, जैसे हम देखें तो पैरामीशियम, दूसरा उदाहरण देखें तो पैरामीशियम, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी, ये भी क्या है, ये भी प्रोटोजोआ का ही जो है क्या है, जीव है। ठीक है। और अगर हम इसको आकार देखें तो ये जो है स्लीपर चप्पल का, जो स्लीपर चप्पल होती है उसी के आकार का क्या है होता है, जैसे ऐसा कुछ इसका जो है कुछ इस प्रकार का आकार जो होगा, ऐसा आकार होता है। ठीक है। तो लेकिन पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम अपने शरीर की पूरी त्वचा द्वारा भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन में अगर हम देखें तो इसमें जो है बाहर की तरफ जो है एक जो है अलग से विशेष स्थान होता है जहां से भोजन ग्रहण करता है, जिसे कहते हैं मुखीय खांच, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव या गुलेट। ठीक है। ये जो है यहां से क्या करता है, भोजन ग्रहण कर सकता है। ठीक है। तो पैरामीशियम जो है अपने एक विशेष स्थान से। इसी प्रकार जो है हम और एग्जांपल देखें तो हमारे शरीर में जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो भी जो है क्या कर सकती हैं, वो भी जो है इसी प्रकार से एंडोसाइटोसिस विधि से ही जो क्या करती हैं, हमारे शरीर में अगर कोई जीवाणु या कोई वायरस वगैरह क्या है अगर अंदर चला गया है तो उसको क्या करेंगे, जो है WBC खत्म करती है, तो वो उसको जो है क्या किस प्रकार से मारेंगे, इसी एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा क्या करेंगे, उसको जो है खाकर जो है मार देंगे। ठीक है। तो WBC, तो अगर हम देखें तो WBC ये भी एंडोसाइटोसिस द्वारा ही जो है क्या करती हैं, जो है जीवाणु इत्यादि को खाती है, जीवाणुओं को खाती है। ये देखते हैं जो कोशिका झिल्ली है, ये इसे यह वर्णात्मक पारगम, सिलेक्टिव परमीबल या अर्ध पारगम झिल्ली है। ठीक है। क्यों है अर्ध पारगम झिल्ली, क्योंकि जो है कुछ ही पदार्थ जो है इसके अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, यह सभी पदार्थों को अपने से जो होकर के नहीं गुजरने देती है। ठीक है। अगर हम देखें ये हमारी एक सेल है, तो कुछ ही पदार्थ क्या होंगे, सिलेक्टिव पदार्थ, कुछ चुने हुए पदार्थ क्या है कि जो है इसके अंदर आ सकते हैं, और कुछ ही पदार्थों को ये जो है अपने से बाहर जाने देती है। ठीक है। इसीलिए इसको जो है चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम, सिलेक्टिव परमेबल, और अर्ध पारगम, सेमी परमेबल झिल्ली कहते हैं। ठीक है। अब देखो जो है, जैसे अगर हम देखें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ये जो है इसके जो है अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, इसको जो है आर पार जो है आ जा सकते हैं। और जो CO2 और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, वो जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है इसके आर पार आ जा सकते हैं वह है विसरण। ठीक है। तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा ये क्या है, जो है कोशिका झिल्ली के या एक कोशिका में अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो है जो कोशिका है उसमें जो गैसेस विनिमय होता है, जो गैसीय एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो जो है किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो हम बताएंगे कि जो है गैसीय विनिमय जो है किसके माध्यम से होता है, कोशिका में, वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है गैसीय विनिमय भी किस प्रक्रिया द्वारा हो रहा है, वो है विसरण। ठीक है। अब देखो विसरण होता क्या है, तो पदार्थों की उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता का मतलब हो गया किसी पदार्थ की अधिकता। ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं, किसी पदार्थ की अधिकता से निम्न सांद्रता की ओर, मतलब जहां पर पदार्थ की कमी हो, जहां पर पदार्थ कम हो, ठीक है, की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया को जो है हम लोग विसरण कहते हैं। ठीक है। तो जब पदार्थ जो है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है, मतलब अधिकता से कमी की ओर क्या करेगा, गति करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं विसरण। ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग जो है अगरबत्ती लगाते हैं ना घर में, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगरबत्ती जब आपने लगाई, तो अगरबत्ती लगाने के बाद जब हमने यहाँ अगरबत्ती लगाई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में जो है पूरे कमरे में उसका जो है धुआं, उसकी खुशबू क्या होती है, हमको आने लगती है, पूरे कमरे में उसका जो है धुआं दिखाई देने लगता है। यहाँ पर लोग धूप बत्ती लगाते हैं, तो धूप बत्ती का जो है क्या पूरे कमरे में जो है
धुआं दिखाई देने लगता है। तो वो जो धुआं पूरे कमरे में फैल गया, वो किस प्रक्रिया के द्वारा फैल गया? विसरण प्रक्रिया द्वारा ही फैला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है धुआं निकल रहा था जहां पर इसकी सांद्रता थी, और वो उस तरफ गया जहां पर धुआं नहीं था या जहां पर कम है, ठीक, उस तरफ जो है गया। तो जो है CO2 और O2 भी जो है क्या होते हैं? विसरण प्रक्रिया द्वारा इसके आर पार आ जा सकते हैं। ठीक है, और विसरण होता क्या है तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विसरण क्या होता है। तो पदार्थों की उच्च सांद्रता का मतलब अधिकता, ठीक है, और निम्न सांद्रता की ओर मतलब कमी की ओर क्या है? स्वतः गति करने की क्रिया। ठीक है, जैसे अगर हम देखें एक प्रक्रिया के द्वारा समझ सकते हैं कि हम देखें कि जो सेल होती है, सेल में जो है एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन। श्वसन में क्या होता है? श्वसन में जो है कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है, उसको ग्लूकोज को क्या किया जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। तो इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए चाहिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, मतलब ऑक्सीजन की क्या है? निम्न सांद्रता है, और बाहर जो है क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है, बाहर ऑक्सीजन उपस्थित है, तो यहाँ सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। सांद्रता यहाँ अधिक है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन है नहीं। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन क्या होगी? यहाँ से अंदर की तरफ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है अधिकता से कमी की ओर, और जो है क्या होगी? कोशिका के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो है जब जो है ग्लूकोज बनाया जाता है, तो उस दौरान हम देखते हैं कि जो है ग्लूकोज बनने के दौरान जो C6H12O6 को तोड़ा जाता है ग्लूकोज को, ठीक है, तो उस दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है? जो है निकलती है। CO2 भी क्या होती है? निकलती है। ठीक है, तो वह जो CO2 है, ठीक है, वो जो CO2 है, वह CO2 जो है यहाँ पर उसकी तो आवश्यकता नहीं सेल के अंदर, तो अब यहाँ पर CO2 की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। और बाहर क्या है? CO2 की कोशिका के बाहरी क्षेत्र पर क्या है? अपेक्षाकृत CO2 की मात्रा कम होगी, और अब क्या होगा? यहाँ से CO2 क्या होगी? जो है कोशिका से बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कोशिका के अंदर या बाहर ये जो है क्या है? O2 और CO2 जो है आ जा सकते हैं, और जिस प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं वह क्रिया कहलाती है विसरण या डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है? तो पदार्थों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब जल के अणु इस वर्णात्मक पारगम झिल्ली के, इस कोशिका झिल्ली के जो है क्या है? आर पार गति करें, ठीक है, इसके अंदर बाहर आए जाएं, तो उस क्रिया को कहते हैं परासरण या ऑस्मोसिस। ठीक है, देखो विसरण क्या है? जब जो है गैसेस एक्सचेंज हो, जब गैसें किसी जो है पारगम झिल्ली के इधर उधर गति करती हैं, तो वो है विसरण। जब ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, और यही काम जब जल के अणु करते हैं, ठीक है, तो वही कहलाता है परासरण। परासरण भी क्या है? परासरण भी है कि परासरण क्या है? कि जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। परासरण क्रिया में क्या होता है कि जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, तो जो है जल के अणु जब जो है उच्च सांद्रता से, क्योंकि परासरण क्रिया में क्या होता है कि जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? जो है या जो है गति करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है जो परासरण क्रिया के माध्यम से ही हमारे जो पादप होते हैं, इनके जो रूट में जो सेल्स होती हैं जो जल का अवशोषण करती हैं, वो किस क्रिया द्वारा करती हैं? परासरण क्रिया द्वारा ही जो है जल को क्या करती हैं? जो है अवशोषित करती हैं, और इसके माध्यम से फिर वो जो है जाइलम और फ्लोएम जो है जो अन्य जो संवहनी ऊतक होते हैं उनके माध्यम से फिर मिनरल्स और वाटर्स को जो है पूरे जो है वहां पर भेज दिया जाता है पूरे प्लांट में। ठीक है, तो जल के अणु जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की गति करें, तो वही क्रिया क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है, ऑस्मोसिस जो है कहलाती है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो ग्रुप डी में लास्ट ईयर भी जो है इस क्रियाकलापों से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है,
यहाँ से एक क्वेश्चन जो है लगभग हर साल जो है देखने को मिलता है। तो 1 नंबर आपका पक्का है अगर हम इन चीजों को समझें। ठीक है, तो आइए यहाँ पर जो है हम लोग जो है समझते हैं। तो यहाँ पर 2 बीकर लिए गए हैं, जिसमें जो है एक बीकर है जिसमें जो है तनु विलयन है। तनु विलयन का मतलब हो गया कि ऐसा जो है विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक है, ठीक है, और नमक की मात्रा कम, मतलब जो है यहाँ पर जल की सांद्रता अधिक है, ठीक है, और नमक की कम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, और दूसरा ऐसा है जिसमें जल की मात्रा कम है और जो है नमक की मात्रा अधिक है, मतलब ये जो है यहाँ पर नमक की सांद्रता अधिक है और ये विलयन जो है अति परासरणदायी विलयन है। ठीक है, आइए अगर हम तनु विलयन में एक कोशिका को रखते हैं, ठीक है, जंतु कोशिका को रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है। ठीक है, अगर हमने इसमें जो है एक सेल रखी, ठीक है, तो ये जो तनु विलयन में हमने जो अपनी ये कोशिका को रखा, तो हम क्या देखते हैं कि जो है यहाँ पर कोशिका के अंदर जो जल है, कोशिका के अंदर जो जल की मात्रा है, ठीक है, अगर हम देखें इसके अंदर जो है जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो जल की मात्रा है वो क्या है, कम है। किसकी अपेक्षा, जो है जो बीकर में उपस्थित जल है, क्योंकि ये जो तनु विलयन है इसमें जल की मात्रा अधिक है, तो कोशिका के अंदर उपस्थित जल की अपेक्षा जो है बीकर में उपस्थित जल की मात्रा अधिक है, अर्थात जो है इधर क्या है, इधर जो है जल की सांद्रता अधिक है और इधर जो है जल की सांद्रता कोशिका के अंदर कम है। ठीक है, तो जल क्या होगा, अगर हम ऐसे विलयन में जब कोशिका को रखेंगे तो जल जो है क्या होगा कि बीकर से जो है कोशिका के अंदर चला जाएगा, इस जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, ये जो है परासरण क्रिया के थ्रू। अभी इसके पहले हम लोगों ने परासरण पढ़ा कि जब जल के अणु क्या करें कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के आर पार गति करते हैं तो वो परासरण कहलाता है। और परासरण भी क्या है, वो भी विसरण जैसा ही होता है। ठीक है, जैसे विसरण में जो है पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, सेम उसी प्रकार से परासरण क्रिया में भी जो है जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो यहाँ जल जो है, जल बीकर में अधिक है कोशिका में उपस्थित जल की अपेक्षा, इसीलिए जो है परासरण क्रिया के द्वारा क्या होगा, परासरण क्रिया के द्वारा जल कोशिका के अंदर चला जाएगा तथा कोशिका फूल जाएगी। ठीक है, तो कोशिका की जो सेल है उसकी आकृति में विस्तार हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, एक्स का जल जो है क्या है चला गया, तो वो फूल करके क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम जो है इसी कोशिका को क्या करें, अगर हम जो है एक कोशिका को जो है एक जंतु कोशिका को जो है ऐसे विलयन में डालें जो अति परासरणदायी विलयन है। ठीक है, और अति परासरणदायी विलयन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है जल की मात्रा कम है, मतलब जल की सांद्रता कम है किसकी अपेक्षा, नमक की। मतलब यहाँ जो इस बीकर में जो जल है उसमें जल कम है और नमक की मात्रा क्या है, अधिक है। तो यहाँ जो है जल की सांद्रता कम है, ठीक है, और जबकि जो है जो कोशिका के अंदर उपस्थित जल है, क्योंकि कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी क्या होता है, जल की मात्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ जो जल है तो ये बीकर की अपेक्षा अगर देखा जाए तो यहाँ जो है क्या है, यहाँ जल की मात्रा अधिक है कोशिका के अंदर। ठीक है, तो अब जल क्या होगा, अब जल क्या है कि अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। तो बीकर में जल की सांद्रता कम है, कोशिका में अधिक है, तो अब क्या होगा, अब जो है जल जो है बीकर जो है कोशिका से निकल करके बीकर में आ जाएगा। अब जल क्या होगा, जल अब हमारा जो है बाहर की ओर गति करेगा। ठीक है, कोशिका से बाहर निकल जाएगा, और जब कोशिका से जल बाहर निकल जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, जो है कोशिका हमारी सिकुड़ जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो जो है
इसका जो है आकृति कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर यहाँ जब अति पराशरणदायी विलयन में हम जो है कोशिका को रखेंगे तब क्या होगा, तो कोशिका से जल क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तथा कोशिका सिकुड़ जाएगी, संकुचित हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो जो है अगर जो है किसी तनु विलयन में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अगर किसी तनु विलयन में कोशिका को रखा जाए तो उसकी आकृति या आकार में क्या परिवर्तन होगा, तो उसके जो है जल कोशिका के अंदर चला जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगी, कोशिका फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमने जो है अति पराशरणदायी विलयन में रखा, यहाँ ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा क्या है, कम है, और या नमक, या इसके अलावा हम और भी, इसमें जरूरी नहीं कि नमक की मात्रा रखें, यहाँ पर शक्कर की भी मात्रा हो सकती है। ठीक है, तो नमक की या शक्कर की कुछ भी कर सकते हैं, तो शक्कर की मात्रा ठीक है क्या है यहाँ पर जो है, या नमक की मात्रा क्या है, अधिक है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस विलयन में जो ये विलयन बनाया हमने अति पराशरणदायी विलयन, इसमें नमक की सांद्रता अधिक है, जल की कम है, जल कम है, जबकि कोशिका के अंदर जो है यहाँ की अपेक्षा जल अधिक है, तो इसीलिए यहाँ जल की सांद्रता अधिक हो गई। तो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है क्या होंगे, पदार्थ गति करते हैं जल के अणु पारगम्य झिल्ली के, तो अब जल क्या होगा, कोशिका से बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीजों को जो है ध्यान रखना है, इस तरह से इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसी में जो है इसी क्रम में जो है एक और जो है एक अंडे वाला भी जो है क्या है, यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है दिया गया है, एक क्रियाकलाप दिया गया है आपका जो है एनसीईआरटी में ही, उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्रियाकलापों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ग्रुप डी में, तो विशेष तौर से ग्रुप डी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब थोड़ा सा जो है हम लोग उस अंडे वाले पर भी गौर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एनसीईआरटी में आपके जो है एक अंडे का अभी क्रियाकलाप दिया है, इसमें बताया गया है कि एक अंडा है, उस अंडे को एक रॉ अंडा है, कच्चा अंडा है, और उसको जो है तनु HCl के द्रव में हमने डाला। ठीक है, तो उसको हमने जो है एक बीकर लिया और उसको जो है तनु HCl, ठीक है, मतलब इसमें जो है क्या है कि पानी था और इसमें कुछ HCl की भी मात्रा मिला दी, और इस बीकर में हमने अंडे को रख दिया। जब हम इसमें अंडे को रखेंगे तो इसकी जो ऊपर का जो कवच है वो क्या हो जाएगा, वो घुल जाएगा। ठीक है, जब तनु HCl वाले द्रव में इसको रखेंगे तो जब क्या होगा कि इसका अंडे की बाहरी परत होती है, जो सफेद सफेद होता है, उसका जो छिलका होता है वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और इसको जो है आप अंडे को, इसके जो है अंडे को क्या होगा, अंडे को एक जो है पतली सफेद लेयर क्या है, घेरे रहती है। ठीक है, पतली लेयर क्या किए रहती है, घेरे रहती है। और ये लेयर क्या है, ये लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली ही है। ठीक है, तो कहा गया कि अब इस जो है अंडे को आप क्या करिए, इस अंडे को निकालिए और अब इसको रखो शुद्ध जल में। ठीक है, अंडे को तनु HCl में डाला और उसको तनु HCl वाले द्रव में डाल करके उसका कवच हटा दिया। अब उसके अंडे के बाहर क्या है, एक पतली झिल्ली है, और ये झिल्ली ही क्या है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली है। ठीक है, अब उस अंडे को हमने, उस झिल्ली वाले अंडे को क्या किया, डाला शुद्ध जल में। अगर हम इस शुद्ध जल में डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो है अंडे के अंदर उपस्थित जल की मात्रा की अपेक्षा क्या है, बाहर उपस्थित जल क्या है, अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जल जो है अंडे के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इस झिल्ली के माध्यम से जल अंडे के अंदर चला जाएगा और अंडा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस अंडा जो है क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हमने जो है इसी अंडे को, ऐसा ही एक अंडा जो है हमने क्या किया कि तनु HCl में डाल करके उसका ऊपर का कवच हटा दिया, जो कैल्शियम की कठोर परत होती है उसको, छिलके को हटा दिया, और अब जो झिल्ली वाला हिस्सा बचा है, जो झिल्ली जिसको घेरी हुई अंडे को, उस अंडे को हमने क्या किया, अब ऐसे विलयन में डाला जिस पर जो है क्या है, जिसमें जो है जल की अपेक्षा नमक की मात्रा क्या थी, अधिक थी। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो है नमक का सांद्र विलयन है, जहाँ पर नमक की सांद्रता अधिक है। ठीक है, तो ऐसे विलयन में जब हम रखेंगे अंडे को, तो अंडा क्या होगा, अंडा जो है रखने के 1-2 घंटे, 2-3 घंटे बाद क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा।
यहाँ अंडा फूल जाएगा, लेकिन यहाँ अंडा सिकुड़ जाएगा, क्योंकि अंडे के अंदर उपस्थित जल की अपेक्षा बाहर जो बीकर में जल है वो क्या है, कम है। तो अंडे के अंदर जल की सांद्रता अधिक हो गई, बाहर कम हो गई, तो क्या होगा, अंडे से जो है जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जल जो है बाहर आ जाएगा अंडे से। ठीक है, तो अगर हम जो है सांद्र विलयन में ऐसे अंडे को रखेंगे तो अंडा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि परासरण क्रिया के द्वारा ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जल क्या हो जाएगा, जल जो है इस अंडे की झिल्ली से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जबकि यहाँ परासरण क्रिया द्वारा ऑस्मोसिस द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर शुद्ध जल में रखेंगे तो अंडा फूल जाएगा, और अगर जो है सांद्र विलयन में रखेंगे तो अंडा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कोशिका झिल्ली वाला पोर्शन समाप्त होता है। ठीक है, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको किस वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमको जरूर बताइएगा जो है। ठीक है, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जो है करिए। ठीक है, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।